अभी आप न्यूज में, यूट्यूब पर, टीवी चैनल पर, कई जगहों पर, पेपर में भी आपने सुना होगा कि एक विकास द्विवेदी नाम का जो लड़का है, जिसकी उम्र बहुमुश्किल 21-22 साल होगी, उसको पिछले 40 दिन में 7 बार एक ही सांप ने काटा। विकास द्विवेदी हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है और फिर ठीक हो जाता है, फिर अगले बार फिर उसे काटता है। इस तरीके से उसे अब तक 7 बार सांप ने काट लिया है। और विकास द्विवेदी का ये भी दावा है कि ये जो सांप है ये मेरे स्वप्न में आकर मुझसे कहा है मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, जब तुम्हें मैं आखिरी बार मतलब 9वीं बार काटूंगा वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। उसके बाद न तो कोई ओझा तुम्हें बचा पाएगा, न तो कोई तांत्रिक बचा पाएगा और न ही कोई पीर फकीर तुझे बचा पाएगा। दोस्तों ये मामला तूल पकड़ा, सारे लोगों तक पहुंचा। दोस्तों ये तो एकदम आश्चर्य करने वाली घटना थी। लोगों के मन में कौतूहल जग गया था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर इस चीज के जांच के लिए एक टीम गठित की जाती है तो पता चलता है कि विकास द्विवेदी को सांप ने सिर्फ एक बार काटा था। और लोगों का तो ये भी कहना है कि ये सब जो कुछ भी किया विकास द्विवेदी ने वो सिर्फ वायरल होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए ये सब किया। तो दोस्तों विकास द्विवेदी के जो 7 बार सांप काटने की घटना थी ये तो झूठी निकली, लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं वो विकास द्विवेदी जैसी झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। और ये कहानी है केरल में, एक जिला है कोयम्बटूर, वहां में एक लड़का रहता है, उसकी कहानी। दोस्तों ये जो कहानी है बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस कहानी को सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक लड़का होता है जिसके पिता के सख्त नसीहत होती है, सख्त निर्देश होता है कि तुम्हें किसी भी लड़की से कोई दोस्ती नहीं करनी, किसी भी लड़की से तुझे बात नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। और वो लड़का अंदर ही अंदर लड़कियों से बात करना चाहता था, लेकिन उसके जो पिता थे, उसके जो फादर थे, उसका सख्त निर्देश था जिसके कारण वो डरता था। और इसी बीच में उसके हाथ में एक किताब लग जाती है और उस किताब में वो तंत्र मंत्र की किताब होती है। उस किताब में एक साधना लिखी होती है और उस किताब को पढ़कर वो लड़का एक नागिन को सिद्ध कर लेता है, एक नागलोक की कन्या को सिद्ध कर लेता है। उसके बाद जब भी चाहता है वो नागिन लड़की बनके उस लड़के के पास आती है। वो उस नागिन के साथ जो लड़की बन के आती है उसके साथ प्रेमिका की तरह व्यवहार करता है, एक पत्नी की तरह व्यवहार करता है, जैसे एक मर्द अपने प्रेमिका, अपने पत्नी के साथ व्यवहार करता है। क्या होता है इसके बाद और क्या है पूरी कहानी, इसके लिए आप मेरे कहानी में, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। कहानी में शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये दुनिया जो है अजीबो गजीब घटनाओं से भरा पड़ा है। किसी भी घटना को, किसी भी तरीके की कहानी को नकारा नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकते कि इस तरीके की घटना नहीं हो सकती। सोचने से लगता है कि ऐसी घटना नहीं घट सकती है, वैसी घटना भी घटती है। और आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो ऐसी ही एक कहानी है। ये कहानी है केरल में, एक जिला है कोयम्बटूर, वहाँ के एक आर्या मोर्गन नाम के लड़के की। आर्या मोर्गन जिसकी उम्र अभी 17-18 वर्ष है, उसका छोटा सा परिवार है, उसमें बस 3 लोग हैं। उसके मम्मी है, उसके पापा हैं और वो है। उसका जो घर है उसमें कई सारे कमरे हैं, तो एक कमरा में उसके मम्मी पापा सोते हैं और एक कमरा में आर्या मोर्गन सोता है। चूंकि अब आर्या मोर्गन थोड़ा सा सयाना हो चुका है तो इसलिए मम्मी पापा उसे अपने साथ नहीं सुलाते। एक दिन जब आर्या मोर्गन की मम्मी अपने बेटे के कमरे की सफाई करने गई, बिस्तर बदलने गई, तो उसने देखा कि बेटा का जो बिस्तर है उस पर कुछ चिपचिपा चीज गिरा हुआ है। माँ को समझते देर न लगी कि ये ह्यूमन स्पर्म है, मतलब आदमी का वीर्य है। पहले तो माँ को लगा कि उसका जो बेटा है कुछ संगति में पड़ गया है और कुछ गलत कर रहा है। वो अपने पति को, मतलब आर्या मोर्गन के पिता को ये बात बताती है। आर्या मोर्गन के जो पिता होते हैं इस बात को नॉर्मल कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम और निगरानी रखो अपने बेटे पर। कल होकर फिर जब कमरे की सफाई करने जाती है उसकी माँ, देखती है कि फिर से उस बिस्तर पर वो चिपचिपा
कुछ गिरा हुआ है, मतलब वो स्पर्म गिरा हुआ है, वीर्य गिरा हुआ है। इस तरीके से कई दिन हो जाते हैं और लगातार वो 4-5 दिन तक इस तरीके से देखती है। और हाँ, साथ में वो ये भी देखती थी कि बिस्तर इस तरीके से होता था, जब रात में आर्या मुरुगन सोता था उससे पहले उसकी माँ बिस्तर को एकदम बढ़िया से सेट कर देती थी, लेकिन सुबह में बिस्तर इस तरीके से हो चुका होता था जैसे कि उस बिस्तर के ऊपर सुहाग रात मनाई गई हो, उस पर कोई कपल सोए हो, पति पत्नी सोए हो, प्रेमी प्रेमिका सोए हो। ये सब बात उसकी मम्मी को खटकती तो थी, लेकिन उस कमरे तक किसी औरत का आना, किसी लड़की का आना नामुमकिन था, इसीलिए इस बारे में तो सोचना ही गलत था। फिर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे को एक बीमारी हो सकती है, स्वप्न दोष की बीमारी हो। बाप को भी लगता है कि उसके बेटे को स्वप्न दोष की बीमारी है। बेटे को लेकर एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी काउंसलिंग करते हैं, उससे बात करते हैं। बात करने के बाद फिर वो आर्या मुरुगन को कुछ दवाइयाँ देते। दोस्तों, दवाइयाँ दी जाती है, तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन आर्या मुरुगन के ऊपर इसका नाम मात्र का भी असर नहीं होता है। दवाई खाने के बाद भी वो बार बार अपने बेटे के कमरे की चेकिंग करती थी, और जब भी चेकिंग करती थी तो वही सीन, वही दृश्य चादर पे उसी प्रकार का चिपचिपा चीज प्रत्येक दिन गिरा होता था। और ये चीज माँ को और बाप को चिंतित कर रही थी। चिंता इस बात की थी, दवाई देने के बाद भी उसका जो बेटा है उसकी ये बीमारी जा क्यों नहीं रही है। स्वप्न दोष में जो दवाई की पोटेंसी होती है, जितनी दी जा सकती है वो सारी पोटेंसी दी जा चुकी थी, फिर भी उसमें कोई नाम मात्र का सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों, यही पर सवाल है, यही इस कहानी में बहुत टर्निंग पॉइंट है कि भाई इतनी दवाइयां देने के बाद भी क्यों सुधार नहीं हो रहा था आर्या मुरुगन में। उसके बाद जो वो डॉक्टर होते हैं हाथ खड़े कर देते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि हो सकता है कि आपके बेटे को कोई मानसिक बीमारी हो सके तो आप अपने बेटे का इलाज किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से करवाएं, किसी मानसिक चिकित्सक से करवाएं। आर्या मुरुगन के माता पिता अपने बेटे को लेकर मानसिक चिकित्सक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। वहां जब जाते हैं तो आर्या मुरुगन के चाल चलन से ही वो जो मनोचिकित्सक थे उनको कुछ न कुछ शक होने लगता है। फिर वो प्रेम से आर्या मुरुगन से पूछते हैं। पहले तो आर्या मुरुगन से हाल समाचार पूछते हैं, फिर बड़े प्रेम से बात करते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं और फिर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आर्या मुरुगन जो डॉक्टर को बताता है, ये सुन के आप भी अचंभा में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये डॉक्टर के लिए भी एक अजूबा केस था। आज तक डॉक्टर ने भी इस तरीके की घटना, इस तरीके की रोगी का इलाज नहीं किया था। आर्या मुरुगन डॉक्टर से बताता है कि जब मैं क्लास 10th में था उस समय मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय मैं जब किसी लड़की को देखता था तो वो मुझे अच्छी लगती थी, और उसी बीच में मेरे ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की मुझे पसंद आ गई, और पसंद इस कदर आ गई कि मुझे उससे थोड़ा थोड़ा लगाव होने लगा था, प्रेम होने लगा था। मैं जब भी क्लास में बैठता था तो उसी के साथ बैठता था, जब मैं स्कूल से आता तो उसी के साथ आता, मैं जाता तो भी उसी के साथ जाता, और इस तरीके से हम दोनों के बीच में मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज हो गया था। हम लोग फोन पर घंटों बातें किया करते थे। मेरे मम्मी पापा को इस बात पर शक हो गया था कि शायद मैं किसी लड़की से बात करता हूँ। एक दिन की बात है कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो उसी लड़की के साथ मैंने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, और हाथ पकड़ के हम दोनों साथ बात करते आ रहे थे, और इसी बीच मेरे पापा वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब मैं घर आता हूं तो पापा मुझसे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा बताओ वो लड़की कौन है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि रात में तुम्हारे कमरे से गुनगुन की आवाज़ आती है, जैसे कि तुम फोन पर किसी से बात कर रहे हो। फिर पापा कहते हैं कि अगर तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कुछ है भी तो तुम मुझे ईमानदारी से बता दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, अगर तुम नहीं बताओगे तो बुरा लगेगा। उसके बाद मैं पापा की बातों में आकर पापा से सारी सच्चाई कह देता हूँ, और उसके बाद पापा मुझे बड़ी कड़ी सजा देते हैं, मेरी पिटाई करते हैं, और मुझे 2 सप्ताह तक घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। 2 सप्ताह बाद जब मैं स्कूल के लिए जाता हूँ तो पापा कड़ी नसीहत देते हैं कि तुम स्कूल तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना आज के बाद तुम्हें मैं कभी उस लड़की के साथ देखा या उस लड़की को छोड़ो, अगर मैंने तुम्हें किसी और लड़की से बात करते देखा, किसी और लड़की से तुम्हारे चक्कर के बारे में सुना, तो अब मैं तुझे तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन
मैं तुम्हारी मम्मी को और मैं खुद जहर खा के मर जाऊंगा। आर्या मोर्गन बताता है कि जब पापा ने ये बात मुझसे कही, मैं अंदर से बहुत घबरा गया। मेरे पापा ने ये भी कहा कि ये अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। मैं जब स्कूल जाता तो अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता। मैं जब भी उस दोस्त के सामने जाता तो मेरे अंदर से इच्छा होती कि मैं उस दोस्त से बात करूं, लेकिन तभी मुझे अपने पापा की कही हुई बात याद आ जाती। मैं डर जाता कि अगर कहीं मैं इससे बात करूंगा और पापा ने देख लिया तो मेरे मम्मी पापा दोनों जहर खाकर मर जाएंगे। और इस तरीके से मैं बहुत बेचैन रहने लगा। अंदर से मन हो रहा था कि मैं किसी लड़की से बात करूं, मैं किसी से दोस्ती करूं, लेकिन बाहर से जो पापा का डर था वो मुझे इससे रोक रहा था। इतना कह के और वो जो आर्या मोर्गन होता है वो चुप हो जाता है। तो वो जो डॉक्टर, जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर बात में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको ये छुपा रहा है, जो इसे कहने से रोक रहा है अंदर ही अंदर। फिर वो डॉक्टर आर्या मोर्गन से कहता है कि बेटा, जो बात भी है तुम निश्चिंत होकर बताओ, कोई शर्म वाली बात नहीं है। जो बात भी है तुम्हारे अंदर जितनी भी बातें हैं सब बात बताओ, शर्म वगैरह छोड़ के। फिर आर्या मोर्गन कहना शुरू करता है कि जब मैं रात में परीक्षा की तैयारी करने के लिए देर रात तक पढ़ाई कर रहा था तो मेरे कमरे के बगल वाले कमरे से मेरे मम्मी के सिसकी की आवाज़ आ रही थी। मैं जब कमरे से निकलकर उस कमरे के बाद जाके देखता हूँ, खिड़की के पास से देखता हूँ, तो फिर जो मैंने देखा वो मुझे नहीं देखना चाहिए था। तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा नग्न होकर एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। वो देखने के बाद मेरा माथा एकदम सन्ना गया और उसके बाद मैं वापस आके पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन मुझसे पढ़ाई हो न सकी। मैं फिर जाके देखने लगा और इस तरीके से मैं आदी हो गया और मुझे एक तरीके की नशा हो गई थी वो देखने की। मुझे टाइमिंग का पता चल गया था और मैं हमेशा रात का और उस समय का इंतज़ार करता था। रात में तो मैं वो देखता और पूरे दिन मैं बेचैन रहता, मेरे अंदर वासना की आग जलती रहती थी। मैं इन सब चीज़ों से बहुत बचने की कोशिश करता था, लेकिन मैं बच नहीं पा रहा था। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था और इसी बीच में मेरे हाथ में एक पुस्तक लग गई। उस पुस्तक में लिखा हुआ था, वो पुस्तक थी तंत्र मंत्र की साधना की, और उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि अगर आदमी चाहे तो साधना के बल से, तंत्र मंत्र के बल से स्वर्ग की अप्सराओं को अपने वश में कर सकता है, डाकनियों को अपने वश में कर सकता है, भूत प्रेत को अपने वश में कर सकता है, यहाँ तक कि जो दूसरे लोक की लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, उसको अपने वश में कर सकता है। और अगर वो अप्सरा, दूसरे लोग की लड़कियां अगर वश में हो जाती है मनुष्य के, तो मनुष्य जैसा भी उसके साथ व्यवहार करना चाहे वो करने को तैयार होती है। मनुष्य चाहे तो उसके साथ पति पत्नी की तरह रह सकता है, प्रेमी प्रेमिका की तरह रह सकता है। वो पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे तो ऐसे ही किसी एक चीज की तलाश थी। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे जो सबसे आसान साधना लगी और उसमें जो सबसे सुंदर कन्या के बारे में थी वो लिखा हुआ था कि नागलोक की कन्या बहुत सुंदर होती है और उसकी साधना भी आसान थी और सबके मुकाबले। तो मैं नाग कन्या को सिद्ध करने वाला जो साधना था करना शुरू किया। जैसे जैसे उस पुस्तक में विधि बताई गई थी उसके हिसाब से मैं करता रहा और जितने दिन की वो विधि बताई गई थी उसके बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जैसे जैसे उस पुस्तक में लिखी गई थी वैसे वैसे मेरे साथ होना शुरू हो गया। फिर मनोचिकित्सक ने पूछा कि क्या वास्तव में तुमसे नागकन्या सिद्ध हो गई? आर्या मोर्गन बताता है कि हाँ, मुझसे एक नागकन्या सिद्ध हो गई। जब भी मैं चाहता वो मेरे सामने आ जाती थी। मैं उसके साथ प्रेमी प्रेमिका की तरह रहता था, पति पत्नी की तरह रहता था। डॉक्टर फिर उससे पूछता है आर्या मोर्गन से कि बताओ, वो जो नाग कन्या थी वो किस रूप में तुम्हारे पास आती थी? तो आर्या मोर्गन बताता है कि वो बाहर से मेरे कमरे तक तो नागिन बन के आती थी, लेकिन मेरे कमरे में आने के बाद वो बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती थी। इतनी सुंदर लड़की कि आज तक मैंने किसी को देखा नहीं। फिर वो जो मनोचिकित्सक होते हैं वो यह पूछते हैं कि क्या तुम्हारे और उस नाग कन्या के बीच, उस नागिन के बीच कोई शारीरिक संबंध भी बने? तो आर्या मोर्गन बताता है कि हाँ, वो जब भी मेरे पास आई हर बार मेरा उसके साथ शारीरिक संबंध बना। डॉक्टर समस्या को लगभग समझ गए थे, लेकिन
बहुत ही ये आश्चर्य करने वाली घटना थी, बहुत ही अजूबा घटना थी। आर्या मुरुगन यह भी बताता है कि जब वो नाग कन्या मुझसे सिद्ध हो गई तो उसके बाद मुझे बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता था। मैं अपने में मस्त रहता था और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरे पापा को ये इस बात की जानकारी कभी चल ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो नागिन बन के मेरे कमरे में आती थी। अगर कोई बाहर से आता भी तो इस बीच में तो वो अदृश्य हो जाती, इसीलिए कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकता था। डॉक्टर सारी समस्याओं को समझ जाते हैं और फिर आर्या मुरुगन को बाहर भेज देते हैं और उसके मम्मी पापा को एकांत में बुलाकर उससे बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपके बेटे को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। आपके बेटे के साथ जो घटना घटी है ये घटना बहुत ही रेयर घटना है, बहुत ही कम लोगों के साथ घटती है। ऐसी ही घटना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिपोर्ट में छपी है, जहां पर इसी तरीके की घटना एक लड़का के साथ हुई थी। डॉक्टर बताते हैं कि असल में आपने अपने बेटे को इतनी पाबंदियों में, इतने बैरियर में लॉक कर दिया, जिसके कारण उसे अपने अंदर उठते हुए भाव को दमन करना पड़ा जबरदस्ती, और उसने अपने भाव को इतना दमन किया जिसके कारण वो भाव ही बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक तो उसके अंदर इसका दमन का भाव और फिर ऊपर से उसी चीज को पाने का भाव, और फिर उसने जो साधना करी उसी का परिणाम है कि आपके बेटे की ये स्थिति है। वो उसके मम्मी पापा को समझाते हैं कि असल में आपका जो बेटा है वो स्वप्न दोष से पीड़ित नहीं है। उसके साथ ऐसी घटना घट रही है कि जैसे जब कोई आदमी स्वप्न में यह सोचता है कि वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और उसका स्पर्म बाहर निकल जाता है, और वही घटना सेम आपके बेटे के साथ हो रही है। लेकिन वो स्वप्न में नहीं होता है, असल में उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ ऐसा होता है। वो बाहर के शरीर से तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है इस क्रिया में संलग्न रहता है और उसका जो वीर्य है बाहर निकल जाता है। डॉक्टर समझाते हैं वीणा के तार को उतना ही टाइट किया जाना चाहिए जितना में कि वो मीठी बोली दे, इतना ना टाइट कर दिया जाए कि वो टूट जाए। डॉक्टर आर्या मुरुगन के लिए कुछ दवाइयां देते हैं। अभी आर्या मुरुगन ठीक है। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जो भी कहानी लाता हूँ इसके पीछे मेरा मकसद होता है कि मैं कहानी को इस तरीके से आपके सामने लाऊं जिससे कि उसका कोई मोरल वैल्यू आप लोगों तक पहुंच सके, एक सोशल मैसेज पहुंच सके। मैं जिस भी कहानी को लाता हूं, जिस भी घटना का जिक्र करता हूं, मेरा उस घटना से कोई लेना देना नहीं होता। मेरा मकसद किसी को बदनाम करने की और न ही किसी के भावना को ठेस पहुंचाने की होती है। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो एक सोशल मैसेज है वो आम जन तक पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि इस कहानी को किसी और को भी सुनना चाहिए तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका शुक्रिया।